हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं और हमने एक क्रमबद्ध तरीके से 3 यूनिट को समाप्त किया। अब क्योंकि एग्जाम का समय आ गया है तो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, उस पॉइंट को हम क्लियर करते हैं, कवर करते हैं। आज इस वीडियो श्रृंखला में हम एक सीरीज के रूप में मध्य प्रदेश की संस्कृति और साहित्य से रिलेटेड जो जो टॉपिक्स हैं उनको शुरू करने वाले हैं। हो सकता है कि आपके मन में पहला प्रश्न आए कि सर बहुत लेट नहीं हो गए, बहुत जल्दी जल्दी हमें करना पड़ेगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं चाहूं तो इसे सुबह से शाम में एक दिन में ही पूरा टॉपिक खत्म कर सकता हूं, लेकिन आप जितना डाइजेस्ट कर सकेंगे उतना ही मैं इसको अपलोड करूंगा। छोटे छोटे हम वीडियोस बना करके आपको वहां तक ले जाने की कोशिश करेंगे जहां तक एग्जामिनर जाकर के क्वेश्चन बनाता है। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये टॉपिक मेरे साथ कवर कर लिया तो फिर 4 यूनिट ऐसी हो जाएंगी जिनमें से एक भी प्रश्न आपका छूटे ना छूटे, इस बात की गारंटी मेरी रहेगी। मैं आप सब लोगों के साथ हूं। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की संस्कृति और साहित्य, इसमें छोटे छोटे खूब सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, जिसमें पहला जो पॉइंट है हम कवर करेंगे वो लोक नृत्य रहेगा। लोक नृत्य को भी हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, लेकिन लोक नृत्य हम सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे कवर कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमो बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सब लोगों को सिलेबस बहुत अच्छे से याद है। हमारे सिलेबस में यहाँ मध्य प्रदेश की लोक कला, प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां, ये सब कुछ टॉपिक में दिया हुआ है। और उसमें जो सबसे कठिन चीजें पड़ती है वो लोक नृत्य, लोक नाट्य और लोक साहित्य पड़ता है। तो यहां से हम उसी पॉइंट को सबसे पहले निकालने वाले हैं जो हमें सबसे ज्यादा कठिन पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लोक नृत्य से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हर एक स्टूडेंट को याद होना चाहिए। आपको याद होगा कि 10वीं यूनिट में भी लास्ट में एक पॉइंट दिया हुआ है, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति, जिसमें लोक नृत्य, लोक नाट्य और लोक गायन हमें पढ़ना होता है। तो ये पहली और दूसरी और 10वीं यूनिट में कॉमन है, इसलिए अब हम इसे कवर कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि लोक नृत्य होता क्या है। देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है लोक और नृत्य। नृत्य का मतलब आप जानते हैं नाचना, और लोक मानना जो सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में या सामान्य रूप से किसी भौगोलिक इकाई में जन सामान्य द्वारा किया जाता है, उसे लोक बोला जाता है। वहां लोक शब्द या जो जन सामान्य के बीच में उपलब्ध होता है, जो जन सामान्य के द्वारा किया जाता है, उसे लोक शब्द से डिनोट किया जाता है। तो लोक नृत्य शब्द का अर्थ हुआ कि ऐसा नृत्य जो मध्य प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में किया जाता है, उसे हम मध्य प्रदेश के लोक नृत्य कहेंगे। अब मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से क्योंकि हम 4 क्षेत्रों में बांट लेते हैं, या फिर जनसंख्या के जो सांस्कृतिक आयाम है उसके आधार पर मध्य प्रदेश को 4 क्षेत्रों में बांट लिया जाता है। इसे हम बुंदेलखंड कहते हैं, इसे हम बघेलखंड के नाम से जानते हैं। इसकी एक अलग संस्कृति है, इसकी एक अलग संस्कृति है। यहाँ निमाड़ अंचल है और ये जो बाकी का हिस्सा है इसे मालवा अंचल के नाम से जाना जाता है। तो क्योंकि सांस्कृतिक आधार पर मध्य प्रदेश के 4 हिस्से किए जाते हैं, इसलिए हम निमाड़ के लोक नृत्य, मालवा के लोक नृत्य, बुंदेलखंड के लोक नृत्य और बघेलखंड के लोक नृत्य, इस रूप में इसे बांट करके पढ़ने वाले हैं। चलिए बहुत ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधे हम पॉइंट पे आ जाते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट हम कवर करेंगे वो रहेगा निमाड़ के लोक नृत्य। मतलब पहला पॉइंट हमें निमाड़ के लोक नृत्य कवर करना है। निमाड़ के लोक नृत्य याद होने चाहिए, तो एक लाइन से मैं आपको एक कोड बनाकर पहले याद करा दूं, सब लोगों को ये याद रहे। कोड बहुत अच्छा है, आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, ये जो शब्द है आम भाषा के होते हैं, इसलिए थोड़े से नए हो सकते हैं हमारे लिए, लेकिन कठिन नहीं है। तो 2-4 बार अगर आप इनको बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मैं आपको एक शब्द सिखा रहा हूं, आप शब्द लिखेंगे गण काठी, गण काठी मण फेफा। क्या लिखेंगे? गण काठी मण फेफा, आड़ा खड़ा डंडा। ऐसा बोल करके देखिए, आड़ा खड़ा
डंडा। ऐसा बार बार 2-4 बार बोल करके देख लीजिए, गण काठी मण फेफा आड़ा खड़ा डंडा। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है, आपको कठिन लग रहा है, तो आपने सबने अनाराम पढ़े होंगे, उसमें आपने क ख ग घ ण ऐसे भी बोला होगा, तो यहीं से 5 नाम हो जाएंगे। बस ये पहली लाइन के 5 नाम हमें याद रखने हैं। काठी नृत्य, गणगौर नृत्य, डंडा नृत्य, अब क से ही आपको फ बनाना पड़ेगा, फेफारिया नृत्य, और आड़ा खड़ा नृत्य। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा अपने आप को इसको याद कराने के लिए, क्योंकि देखो पहला प्रश्न परीक्षा में इसी तरीके का आता है। क्या पूछा जाता है एग्जाम में कि निमाड़ के लोक नृत्य कौन से हैं? निमाड़ के लोक नृत्य, या एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है, एक ऑप्शन दिया जाता है कि ये फलाना जो लोक नृत्य है वो किस अंचल का है, ऐसा हमसे प्रश्न पूछा जाता है। तो अब क्योंकि निमाड़ हमें प्रश्न पूछना है, तो आज से हम रोज याद ही करेंगे, मूल रूप से याद करना रहेगा। पहले कोड याद कर लो, गण याद रखना, गणेश जी वाला गण, गण के बाद काठी याद रख लेना, गण काठी मण फेफा आड़ा खड़ा, मण फेफा आड़ा खड़ा, आड़ा खड़ा डंडा, ये एक शब्द आपको याद रखना है। गणगौर नृत्य होता है, इससे याद रखेंगे, गणगौर नृत्य, ये याद रख लीजिए पहला। तो गणगौर नृत्य किस अंचल का है? गणगौर नृत्य निमाड़ अंचल का है, ये पॉइंट याद रख लेंगे। क से काठी, काठी से काठी नृत्य हो जाएगा, मंड से मंडलिया नृत्य या मांडलिया नृत्य हो जाएगा, फेफारिया नृत्य हो जाएगा, फेफारिया नृत्य, और आड़ा खड़ा दोनों एक साथ है, आड़ा खड़ा नृत्य और डंडा नृत्य। इस प्रकार से आपको केवल बस ये 5 नाम याद रखने हैं, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। गणगौर नृत्य से शुरू कीजिएगा, अगर आपको ऐसे याद ना हो तो आप क ख ग घ ण इस तरीके से याद करेंगे। डंडा नृत्य, गणगौर नृत्य, काठी नृत्य, क को फ बना लीजिए, फेफारिया नृत्य, तो इस तरीके से आपको याद हो जाने वाले हैं। अब हम एक एक नृत्य की डिटेल देखने वाले हैं। मैं हर एक नृत्य को उतना डिटेल लेकर के जाऊंगा, ये स्लाइड्स इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए कि हाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो मूल पॉइंट आपको याद रहे। अब हम एक एक नृत्य, पहले आपको थीम समझ में आ गई, ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम मध्य प्रदेश के लोक नृत्य पढ़ने वाले हैं। उसमें पहला पॉइंट जो है वो लोक नृत्य में निमाड़ के लोक नृत्य है, जो हमने कोड बना करके याद कर लिया। अब हमें मध्य प्रदेश के लोक नृत्य याद करने हैं, तो वो केवल 2 हैं। कैसे याद करेंगे? तो मध्य प्रदेश में एक तो आड़ा खड़ा होता है, आड़ा खड़ा या डंडा नृत्य, आड़ा खड़ा डंडा नृत्य, और रजवाड़ी नृत्य। इस तरीके से एक नृत्य को इसी नाम से जाना जाता है। ये एक नृत्य हो गया। क्योंकि मालवा है तो मालवा हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अंचल है, क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा एरिया के रूप में या एरिया को ये कवर कर लेता है। तो जो मालवा है उसी म से आप याद रखेंगे मटकी नृत्य, म से मालवा और म से मटकी नृत्य। तो मैं इसको दिखाना चाहता हूं फोटो में आपको, मटकी नाच का फोटो आप याद रखेंगे। इस तरीके से मटकी नाच या आड़ा खड़ा नृत्य किया जाता है। तो ये पॉइंट हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निमाड़ के लोक नृत्य आपको एक बार में याद हो गए होंगे। एक शब्द बार बार बोल लीजिए, 4-5 बार रेंडमली बोलिए। गण काठी मण फेफा आड़ा खड़ा डंडा, क्या बोलेंगे? गण काठी मण फेफा आड़ा खड़ा डंडा। मालवा के लिए अगर यही शब्द हमें बनाना हो तो मालवा में म से मालवा और म से मटकी, ऐसा पॉइंट याद कर लीजिए पहला। और मटकी नाचते को, मटकी को फोड़ा कैसे जाता है? डंडे से, तो डंडा याद कर लिया। तो आड़ा खड़ा डंडा, और इसी को हम रजवाड़ी भी बोलते हैं। तो रजवाड़ी, आड़ा खड़ा डंडा, रजवाड़ी दोनों एक दूसरे के पर्याय के रूप में यूज किए जाते हैं, आपको याद रखना है। आगे हम देख लेते हैं कि बुंदेलखंड के लोक नृत्य कौन कौन से, पहले कोड बना करके इनको याद कर लेते हैं। तो हमने क्रम से अभी 2-3 चीजें कर ली, ये आप याद रखेंगे। हमने क्या कर लिया? हमने निमाड़ के लोक नृत्य एक क्रम से केवल नाम याद कर लिए, डिटेल अभी देखने वाले हैं। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मालवा के लोक नृत्य की डिटेल देखेंगे। अब हम बुंदेलखंड के लोक नृत्यों को एक कोड बना करके याद कर लेते हैं। तो क्या याद किया जाए? तो बुंदेलखंड में आप किसी की शादी करा दो, क्या करा दो? बुंदेलखंड में कुछ नहीं करना है, आपको बस किसी की शादी करानी है और बहुत फटाफट ये याद हो जाएगा। कैसे याद करोगे?
तो बुंदेलखंड में देखो बूंद जो गिरती है पानी की, ये पानी की बूंद है, ये खाने की किस चीज के समान होती है? राई के समान होती है। तो पहला पॉइंट राई याद हो गया, राई से ये ठिमराई याद हो गया। अब मैंने कहा कि आप किसी की शादी कराओ, तो जब किसी की शादी होती है तो हम क्या करते हैं? उसे बधाई देते हैं। तो राई, ठिमराई, बधाई। फिर उसके सर पर सेहरा बांधा जाता है, सेहरा बांधा जाता है तो सेहरा बांध दो, बधाई दी। हमारे मालवा में लोग हार पहनाते हैं, कुछ कुछ अंचलों में लोग क्या कहते हैं? सेहरा बांधते हैं उसके माथे पर, उसके माथे पर जो मुकुट पहनाया जाता है उसे सेहरा कहते हैं। तो सेहरा नृत्य हो गया। तो राई, ठिमराई, सेहरा, बधाई। और फिर हम थोड़ा सा उसका कान पकड़ते कि क्यों अकेले अकेले कर लिए, मुझे बताया भी नहीं, मैं भी कर लेता। तो अगली बार में उसका कान पकड़ लो, कानड़ा। तो इससे ये 5 नृत्य याद हो जाएंगे आपको, राई, ठिमराई, सेहरा, बधाई और कानड़ा। बहुत इजी है, याद करने की कोशिश करो। देखो ऐसा कोई मैं जादू का मंत्र नहीं फूक रहा हूं कि आपको फटाक से याद हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको 2-4 बार रिवाइज कर लोगे, अपने हाथ से कॉपी में लिख लोगे, तो बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। राई, ठिमराई, सेहरा, बधाई और कानड़ा, इतना ही याद करना है। अब क्योंकि एक साथ बहुत सारे याद हो रहे हैं इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, तो अब मैं एक एक की डिटेल शुरू करता हूं। आगे फिर बघेलखंड याद कराऊंगा, अभी कराऊंगा तो आप इन दोनों बुंदेलखंड बघेलखंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हो। अब हम पहले नंबर पे क्योंकि निमाड़ पढ़ रहे हैं, तो निमाड़ के जो लोक नृत्य हैं इनकी डिटेल याद कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। निमाड़ में पहला जो लोक नृत्य है वो गणगौर नृत्य है। तो गणगौर नृत्य को कैसे, कितनी इसकी डिटेल तक जाना है? देखो वहां तक जहां तक एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है, वहां तक हम इसकी डिटेल में चलते हैं। सबसे पहला गणगौर नृत्य कब किया जाता है? यह चैत्र माह में किया जाता है। कब किया जाता है? गणगौर चैत्र माह में। तो आपको अभी मैंने क, ख, ग, घ याद कराया था, फिर च, छ, ज, झ भी याद करेंगे। तो गणगौर नृत्य जो है वो चैत्र माह में, मतलब अगली लाइन के पहले वर्ड में चैत्र माह में किया जाता है। गणगौर पर्व जो देवी पार्वती के प्रतीक के रूप में, देखो आप सब लोग जानते हैं कि महादेव की पत्नी का नाम या उनकी धर्म पत्नी का नाम देवी पार्वती है। तो देवी पार्वती की प्रतीक के रूप में, उनकी पूजा के रूप में इस नृत्य को किया जाता है। गणगौर एक लोक देवी है जो पार्वती के प्रतीक के रूप में पूजी जाती है। याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणगौर क्या है, तो गणगौर एक लोक देवी है जिनकी पूजा पार्वती माता की प्रतीक के रूप में निमाड़ क्षेत्र में की जाती है। गणगौर देवी की मूर्ति की स्थापना मोहल्ले में एक घर में करके सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से वहां पूजा करती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको इसे ऐसे समझना है कि जैसे गणेश जी की पूजा हमारे मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ऐसे क्षेत्रों में गणेश उत्सव मनाकर की जाती है, तो हम एक एक मोहल्ले में या कभी कभी घरों में भी गणेश जी की प्रतिमा बिठाते हैं। वैसे ही जो निमाड़ क्षेत्र है वहां पर एक विशेष प्रकार की गणेश जी की माता जी पार्वती की मूर्ति बिठाई जाती है। मूर्ति का प्रतीक रूप बिठाया जाता है और उसके सामूहिक रूप से, मतलब मोहल्ले की सभी महिलाएं जो है वो उसकी पूजा करती है। और यहाँ सामूहिक नृत्य होता है, सामूहिक गायन की परंपरा होती है। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें आपको समझ आ रही होगी। गणगौर के लोकगीत सशक्त उदाहरण है किस चीज का? लोक कला का। गणगौर 2 तरह का होता है, या गणगौर में 2 तरह के नृत्य होते हैं। अब यहां से कहानी फैक्चुअल शुरू होती है, आपको याद रखनी है। 2 जो प्रकार के होते हैं उन्हें झ से नाम से याद रखेंगे, झालरिया और झेला। तो 2 नाम है, झालरिया और झेला, तो 2 झ याद रख लीजिए। तो गणगौर नृत्य में 2 प्रकार के नृत्य होते हैं। गणगौर में पहला नृत्य होता है झालरिया और दूसरा नृत्य होता है झेला। ये दोनों आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अगर गणगौर नृत्य याद ना हो रहा हो, तो ये एक देवी की प्रतिमा के रूप में महिलाओं ने अपने सर पर इनको बिठा रखा है। इसी प्रकार से गणगौर यात्रा निकाली जाती है, गणगौर की पूजा की जाती है। तो ये देवी जो है वो पार्वती के रूप में महिलाओं द्वारा निमाड़ अंचल में पूजी जाती है। आपको यहाँ कुछ दिखाई दे रहा होगा, आगे इसके बारे में बताता हूं। चलिए, हमने बांट लिया कि जो निमाड़ क्षेत्र में गणगौर नृत्य होता है उसके 2 भाग होते हैं। पहला होता है झालरिया नृत्य और दूसरा होता है झेला नृत्य। अब झालरिया नृत्य के बारे में बातें याद कर लें, क्योंकि एग्जामिनर झालरिया नृत्य के बारे में क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो झालरिया नृत्य किस अंचल का है? निमाड़ अंचल का है। तो स्त्रियों द्वारा अलग अलग समूह और पुरुषों द्वारा अपने अलग अलग समूह बनाकर जब नृत्य किया जाता है तो वो झालरिया नृत्य होता है। देखो झालरिया बड़ा शब्द है, तो 2 अलग अलग ग्रुप बना लें। बड़े में 2 ग्रुप बना लेंगे, क्योंकि बड़े हो गए ना, 15-20 लोग हो गए, तो 2 अलग अलग, पुरुषों का अलग ग्रुप, महिलाओं का अलग ग्रुप। झालरिया गीत गाए जाते हैं, तो झालरिया में झालरिया गीत, झेला में झेला गीत।
आगे पीछे झुक करके, आगे पीछे झुककर, खड़े होकर और गोल घूम करके नृत्य किया जाता है। कैसे किया जाता है नृत्य, तो अब मैं यहाँ नृत्य करके आपको बताऊं, उससे अच्छा है कि आप इसको समझे कि देखो आगे पीछे ऐसे ऐसे मुड़ मुड़ करके, गोल 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 घूम घूम करके, आगे पीछे मुड़कर, झुककर, खड़े होकर और गोल गोल स्थिति में घूम करके नृत्य किया जाता है। गोले में महिलाएं आसपास घूमती हैं, एक दूसरे की तरफ मुड़ती हैं और झुकती हैं। इस तरीके के विशेष नृत्य है। गणगौर नृत्य के मुख्य वाद्य यंत्र में ढोल और थाली है। आपको एक बात रट्टा मार लेनी है कि जो निमाड़ अंचल के लोक नृत्य हैं उसमें दो प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं, एक ढोल और एक थाली। ये हमेशा सभी नृत्यों में शामिल रहेगा, कहीं पे ढाक आएगा लेकिन वहां स्पेशली मैं बता दूंगा। अगला पॉइंट हमें याद रखना है झेला नृत्य। अब झेला नृत्य क्या है, झेला नृत्य में गणगौर यानी रनुबाई, गणगौर क्या माने रनुबाई और धनियार माने सूर्य देवता। अब आपको ये याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर ने कांस्टेबल जैसे एग्जाम में पूछ लिया था कि रनुबाई किसका प्रतीक है, पार्वती माता का। जो धनियार है ये किसका प्रतीक है, सूर्य देवता के रथ का प्रतीक है, सूर्य देवता का रथ है वो लिया जाता है, सिर पर रख करके नृत्य किया जाता है। अब देखो वो बड़ी सिंपल सी बात है, जब महिलाएं आपस में एक ग्रुप बना ले तो वो झालरिया नृत्य, और जब एक महिला अपने सिर पर भगवान को उठा करके स्पेशली प्रकार का नाच करे तो वो है झेला नृत्य। पुरुष महिला दोनों कर सकते हैं। झेला नृत्य दो शैलियों में प्रचलित है, एक आड़ा और एक खड़ा। यहां पे भी और डिवाइडेशन हो गया। झेला नृत्य के दो प्रकार होते हैं, एक आड़ा झेला नृत्य और एक खड़ा झेला नृत्य। खड़ा झेला नृत्य में इंसान सीधा खड़ा रहता है और आड़ा में झुकते हुए डांस करता है। सिंपल सा लॉजिक है। और इसके जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं वही वही होंगे जो उसके हैं। ढोल और थाली इसके भी वाद्य यंत्र हैं। जैसे जैसे ढोल की आवाज की तीव्रता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्पीड जो है इंसान अपने नाचने की वो बढ़ाते जाता है। ये झेला नृत्य की प्रमुखता है। वर्तमान में हीरालाल साध, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमसे बनते हैं ना, याद रखना। हीरालाल साध, प्रभाकर दुबे, साधना उपाध्याय, ये तीन नाम बता रहा हूं, बस मैं ये रट्टा मार लो। क्या नाम है भैया, हीरालाल साध, हीरालाल, प्रभाकर और साधना उपाध्याय का गणगौर नृत्य दल गणगौर दल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अर्थात ये स्पेशल पार्ट हमें इसमें से याद रख लेना है। तो गणगौर नृत्य के बारे में जो जो फैक्ट हमें याद था करने थे वो सब मैंने आपको बता दिए। आप बहुत ज्यादा नोट्स बनाने पर, बहुत ज्यादा चीजों पर फोकस ना करें, सीधे इसे अपने कैप्चर करने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणगौर नृत्य खत्म हुआ, अब आते हैं हम काठी नृत्य पे। अब काठी नृत्य क्या है, सेम टू सेम गणगौर नृत्य में जैसे पार्वती माता की पूजा की जाती है, यहाँ काठी एक देवी का नाम है जो पार्वती माता का प्रतीक है। तो काठी भी पार्वती माता के प्रतीक के रूप में पूजी जाती है। ये भी निमाड़ का लोक नृत्य है। अब यहाँ क्या होता है, काठी नृत्य पार्वती के तपस्या से संबंधित मान पूजा का त्योहार होता है। किससे, देवी देवता का नाम याद कर लो। तो गणगौर और काठी दोनों के दोनों पार्वती माता से संबंधित हो गए हैं। काठी नृत्य का वाद्य यंत्र ढाक होता है। क्या होता है, ढाक। अब यहाँ स्पेशली आप पॉइंट याद रखिएगा, जो काठी नृत्य है उसका जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो ढाक होता है। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इससे पहले हमने ढोल और थाली याद किया गणगौर में, यहाँ हमें ढाक याद रखना है। काठी नृतक बाना पहनते हैं। देखो इस व्यक्ति ने एक स्पेशल प्रकार की वेशभूषा पहनी हुई है। इस वेशभूषा को क्या कहते हैं, बाना। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, बाना किस लोक नृत्य की पोशाक है। तो बाना जो है वो काठी नृत्य की पोशाक है। पहनकर गांव गांव जाकर नाचते गाते हैं। मैं बड़े आराम से इसे समझाता हूं कैसे। देखो 4 पुरुष और 2 महिलाएं, ऐसे 6 लोग, दो थोड़ा कम ज्यादा भी, पुरुष महिला का परसेंटेज अनुपात कम हो सकता है। वो 4 भगत के रूप में और 2 नर्तक के रूप में, 4 भगत और 2 नर्तक, 6 लोग मिला करके एक दल बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, एक टोली मिला करके इस नृत्य की प्रस्तुति करती है। ये गांव गांव जाकर के जो है माता के नाम पर कुछ दक्षिणा मांगते हैं और इस प्रकार का नृत्य दिखाते हैं। यही काठी नृत्य, याद रख लेना। काठी नृतकों की वेशभूषा को बाना कहते हैं। बाना नेपाल में महाकाली नृत्य के समय पहने जाने वाली पोशाक का फोटोकॉपी है, या नेपाल में जो महाकाली नृत्य होता है उसकी कॉपी के रूप में, या उसमें जो पोशाक पहनी जाती है वो सेम यहाँ पहनी जाती है। इसलिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि निमाड़ का महाकाली नृत्य किसे कहा जाता है, तो काठी नृत्य को निमाड़ का महाकाली नृत्य, निमाड़ का महाकाली नृत्य
महाकाली नृत्य कहा जाता है। वैसे पार्वती माता और काली माता में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको याद है ये बात, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इसलिए इसे महाकाली नृत्य भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमें काठी नृत्य के बारे में और थोड़े से फैक्ट पढ़ने हैं, चलिए शुरू करें। निमाड़ में मुख्य रूप से बलाई समाज के कलाकार काठी नृत्य को करते हैं, क्योंकि मांगने के काम जिस समाज द्वारा किया जाएगा वही काठी नृत्य में इन्वॉल्व रहेगी। इस नृत्य में बांस से काठी सजाई जाती है। अब काठी क्या होती है भैया, तो बांस की बनी हुई एक विशेष संरचना जो काठी के नाम से जानी जाती है। ये कपड़े मोर पंख से श्रृंगार किया जाता है। इस काठी को देखो, बांस से एक मूर्तिनुमा आकृति बनाई, उसको कपड़े और मोर पंख से सजा दिया, वही काठी हो गई है। काठी नृत्य के प्रमुख पात्र राजुल्या कहलाते हैं। क्या कहलाता है? राजुल्या। काठी माता को हाथ में लेकर के चलता है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, अभी रजिस्ट्रार एग्जाम में पूछा था। काठी नृत्य में जो काठी माता को लेकर के चलने वाला सेवक होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे राजुल्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस पे स्टार लगा दिया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। खोरदार, ये क्या होता है? थाली बजाकर इस नृत्य में संगीत को लय प्रदान करता है, उस व्यक्ति को खोरदार कहते हैं। 6 लोगों का ग्रुप है, एक ने माथे पे जिसने उठाई उसे राजुल्या कह दिया, सबने बाना पहन रखा है, एक को खोरदार कह दिया। काठी नृत्य भगवान शंकर और गौरी माता से जुड़ा हुआ है, अर्थात भगवान शंकर और उनकी पत्नी माता गौरी से जुड़ा हुआ है। काठी नृत्य देव प्रबोधनी एकादशी से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक चलता है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, महाशिवरात्रि के तक चलता है, मतलब शंकर भगवान के मंदिर में जाकर जैसे कावड़ यात्री जल चढ़ाते हैं। अब यहां जोड़ लीजिएगा, है ना, कावड़ लिखूं मैं, कावड़ उसी से मैंने बना दिया काठी। तो काठी, कावड़ में क्या होता है? लोग नदी का पानी लेकर के शंकर भगवान को चढ़ाने जाते हैं। और यहाँ काठी में क्या होता है? लोग गांव-गांव नाच करके अंततः काठी मंदिर में जाकर के उसका समापन करते हैं शिवरात्रि के दिन। कब से शुरू होता है ये याद रख लो। तो काठी से कावड़ जुड़ जाएगा। देव प्रबोधनी एकादशी मतलब 11, जिस दिन वो ब्याह शादी वाली जो 11 होती है ना, उसे देव प्रबोधनी 11 कहते हैं। उस तारीख से लेकर महाशिवरात्रि तक ये चलता है। और पंचमढ़ी में महादेव मंदिर जाने की पहले परंपरा थी, लेकिन बाद में लोगों ने अपने पास में जो भी शंकर भगवान का मंदिर है वहां जाने की परंपरा विकसित कर दी। तो शुरुआत में पंचमढ़ी जाते थे, लेकिन अब ऐसा रूल नहीं रहा है, अब कहीं पे भी शंकर भगवान के मंदिर में चले जाते हैं। तो कुछ विशेष मंदिर इसके लिए याद रखना, पंचमढ़ी का महादेव मंदिर, सिखेल महादेव मंदिर, बीजागढ़ महादेव मंदिर, बटुकेश्वर महादेव मंदिर, इनमें लोग जाकर के काठी नृत्य को समाप्त करते हैं, वहां अपनी मन्नत को पूरा कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। काठी नृत्य में कुछ विशेष बातें और, जब ये लोग नाचते हैं तो कुछ कथाएं भी कहते हैं। उसमें प्रमुख रूप से राजा हरिश्चंद्र, सूर्या जो महाजन, गोल्डेनगार और भीलुड़ो, ये भीलुड़ो बाला जो है, इनकी कथाएं भी साथ साथ में काठी नृत्य में बोली जाती हैं। आप याद रखेंगे, राजा हरिश्चंद्र की कथा, गोडेन नारा की कथा, भीलुड़ो की कथाएं, ये सब कथाएं इसमें विख्यात हैं। काठी देवी के कारण ही इसे काठी नृत्य कहा जाता है। जो देवी की मूर्ति बनाई जाती है बांस से, उसका नाम काठी होता है, इसलिए इस नृत्य को काठी नृत्य कह दिया जाता है। जबकि काठियावाड़ इसका जन्म स्थान है। याद रखिएगा, काठी नृत्य का जन्म स्थान है काठियावाड़। कहां है? काठियावाड़। याद रखिएगा, कमेंट करके बताना काठियावाड़ कहां है। आगे बढ़ते हैं। काठी माता अर्थात गौरी माता, गौरी माता मतलब शंकर भगवान की पत्नी, क्या आराधक को प्रगत कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पुजारी होता है उसे, उन 6 लोगों में एक पूजा करने वाला होती है, आराधक कहलाता है, उसे प्रगत नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। काठी नृत्य भोपाल, दिल्ली, अहमदाबाद तक व्यापक प्रतिष्ठा दिलाने में एक व्यक्ति का नाम महत्वपूर्ण है, डॉक्टर पद्म शंकर। ये जो पद्म शंकर जी हैं, ये स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बनता रहता है कि डॉक्टर पद्म शंकर का संबंध किस नृत्य से था। तो पद्म शंकर का संबंध जो है वो काठी नृत्य से था। इस पर मैं एक स्टार लगा रहा हूं, स्पेशली याद रख लेना, क्योंकि इनको मध्य प्रदेश सरकार ने शिखर सम्मान दिया था काठी नृत्य के लिए। सामान्यतः लोक नृत्यों के लिए किसी को ऐसे अवार्ड्स कम ही दिए जाते हैं, लेकिन इनमें से इनको मिला, शिखर सम्मान मिला। किसके लिए? पद्म शंकर जी को। किस कार्य के लिए? काठी नृत्य के लिए। ये पॉइंट याद रख लेना। काठी नृत्य हमारा समाप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। निमाड़ अंचल का तीसरा जो नृत्य है वो फेफारिया नृत्य है। अब फेफारिया नृत्य क्या होता है? आपने यहाँ स्त्री पुरुष को जोड़ा बनाए नाचते हुए देखा होगा इस फोटो में।
तो यहाँ स्त्री और पुरुष जब जोड़ा बनाकर किसी नाच को करते हैं तो उसे फेफारिया नृत्य कहते हैं। फेफारिया नृत्य है पारंपरिक सामूहिक नाच है। क्या है ये? एक सामूहिक नाच है जिसमें स्त्री पुरुष जोड़ा बना करके नाचते हैं। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र जो है वो फेफारिया अर्थात एक पुंगी जैसा होता है, एक पुंगी नुमा संरचना होती है, इसलिए इस वाद्य यंत्र के नाम पर इस नाचने का नाम पड़ जाता है फेफारिया। उस वाद्य को जो कि पुंगी होती है उसे फेफारिया कहा जाता है निमाड़ में, इसलिए इस नृत्य को भी फेफारिया नाच कह देते हैं। फेफारिया की स्वर लहरी के साथ ढाक और थाल। अब देखो, पहले हमने ढोल और थाली बजाई, फिर हमने ढाक बजाया और अब ढाक के साथ ताल बजा रहे हैं, मतलब थाली बजा रहे हैं कि अनुगुंज स्त्री पुरुष नर्तक हाथ पैर और कमर की विभिन्न मुद्राओं के साथ नृत्य करते हैं और नृत्य चरम पर पहुंचकर एकदम से बंद हो जाता है। बहुत इसकी विशेषता है। दोनों धीरे धीरे नाचना शुरू करते हैं, धीरे धीरे साउंड बढ़ता है कि अपने नाचने की स्पीड बढ़ाते हैं और एकदम से एक पीक पॉइंट पे पहुंचने पर एकदम स्टॉप हो जाना इस फेफारिया नृत्य की मूल विशेषता है, ये याद रखना। फेफारिया नृत्य जो है वो सामान्यतः विवाह के अवसर पर, क्योंकि देखो फूफा जी कब बुलाए जाते हैं घर पे मेहमान? फूफा जी है ना, विवाह के काम में आते हैं, क्योंकि संबंध रिश्ते सब फूफा जी कराते हैं। तो विवाह कराने का काम जो है विवाह के अवसर पर फेफारिया नृत्य होता है। ये पॉइंट और जोड़ लेना, आपको सारी बातें रटनी है। अब ऐसा मत सोचना कि मैं पढ़ा रहा हूं फिर आप अपने नोट्स बनाएंगे, फिर आप एक दिन पढ़ेंगे, फिर 4 दिन बाद रिवाइज करेंगे, ये टाइम नहीं बचा है। फटाफट इसे याद करो, याद करके एग्जाम में सीधे आंसर लेकर आओ, नंबर लेकर आओ। अगला निमाड़ का जो लोक नृत्य है वो मांडलिया नृत्य है। अब मांडलिया नृत्य क्या होता है भैया, ये समझ लेते हैं। मांडलिया नाच या मांडलिया नृत्य ये भी निमाड़ के मांडलिया नाच ढोल पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? देखो मैंने आपको एक बात पहले ही रटा दी कि निमाड़ में सारे जो वाद्य यंत्र हैं वो ढोल और थाली रहेंगे। क्या रहेंगे? ढोल और थाली साथ में बजाई जाती हैं, ये इनके प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। तो कहीं पे ढोल, कहीं पे थाली का कॉम्बिनेशन और कहीं पे ढाक आ गया था, तो याद रखना काठी में ढाक है। यह पारंपरिक सामूहिक समूह नृत्य है या पारंपरिक सामूहिक नृत्य है। पुरुष ढोल बजाता है और उसके कांसे की जो थाली है उसको एक दूसरा व्यक्ति बजा करके ये लोग नाचते हैं। तो ढोल के साथ एक कांसे की थाली भी होती है। तो मैंने आपको अभी कहा कि ये दोनों प्रमुख वाद्य यंत्र निमाड़ के। मांडलिया नृत्य केवल महिला परक है। अब अभी आप कंफ्यूज मत हो जाना, बजाने वाला पुरुष होता है, ढोल बजाने वाला, थाली बजाने वाला, और फिर मैंने कहा कि समूह में होता है। तो अब यहां वापस कंफ्यूज मत होना कि जैसा समूह में होता है, देखो समूह में महिलाएं का समूह नहीं हो सकता क्या? तो मांडलिया जो है म से मांडलिया होता है और म से महिला होता है, ऐसे आप रट्टा मार लेना। जो महिलाएं होती हैं वो मांडलिया नृत्य समूह में करती है, 8-10 महिलाएं एक साथ करती हैं। एक पुरुष ढोल बजाता है और एक पुरुष थाली बजाता है। तो बजाने वाला पुरुष, नाचने वाली महिला, हाथ और पैरों की विभिन्न मुद्राओं को प्रदर्शित करते हुए जो जो ढोल की गति बढ़ती है वैसे ही इस नृत्य की जो स्पीड है वो बढ़ती जाती है। विवाह और पर्व त्योहारों पर मांडलिया नृत्य खुले आंगन में महिलाओं द्वारा किया जाता है, ऐसे आप याद रख लेना। हमने शुरुआत के 2 जो नृत्य किए उसमें समय याद रखा, बाद के जो नृत्य किए उनमें समय याद नहीं रखा, क्योंकि ये कभी भी किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो नृत्य है वो आड़ा खड़ा नाच है, आड़ा खड़ा नृत्य है, इसे याद कर लेते हैं। चलिए याद करते हैं। आड़ा खड़ा नाच निमाड़ में जन्म, मुंडन, संस्कार, विवाह या कोई सा भी दूसरा उत्सव हो उस समय आड़ा खड़ा नृत्य आपको देखने को मिलेगा, अवसर पर किया जाता है। इन नृत्यों को आड़ा खड़ा कहा जाता है क्योंकि इसमें या तो 2 तरीके का होता है, या तो आदमी सीधे खड़े होकर के नाचता है या एकदम झुक करके टेढ़े होकर के नाचा जाता है, इसलिए इसको आड़ा खड़ा नृत्य कहा जाता है। 2 तरह की परंपराएं हैं। इसमें महिलाएं घूंघट डालकर झुक करके, देखो झुक कर मतलब आड़ा खड़ा, तो झुक करके हाथ और घुटने तक, मतलब घुटने तक हाथों को ले जाती है और फिर नृत्य करती है। ऊपर आती है फिर नीचे ले जाती है, फिर ऊपर आती है फिर नीचे ले जाती है। तो आड़ा भी होता है, खड़ा भी होता है, इसलिए इसे आड़ा खड़ा कहा जाता है। इसमें मुख्य जो वाद्य यंत्र होता है वही ढोल और थाली होता है। आपको मैंने फिर से बता दिया कि निमाड़ के जो मुख्य वाद्य यंत्र हैं वो ढोल और थाली हैं, इसे कभी नहीं भूलना है, फैक्ट बिल्कुल याद रख लो। खड़ा नाच में गीत भी गाए जाते हैं और जब आड़े होते हैं तो बाकी की महिलाएं उसे दोहराती हैं, जो खड़ा हुआ व्यक्ति है वो नाचता है या टेढ़ा होकर के नाचता है। इसमें 2 से 4 महिलाएं समूह में नाचती हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमें याद रखना है
वो है डंडा नाच। तो निमाड़ का एक विशेष और नृत्य डंडा नाच है। डंडा नाच क्या है? डंडा नाच वैशाख माह में, चैत्र और बैसाख, ये पॉइंट याद रख लेना। कब? चैत्र और बैसाख माह में किया जाता है। डंडा कब उठाया जाता है? चैत्र और बैसाख माह में। देखो, जैसे गणगौर नृत्य चैत्र माह में किया जाता है, वैसा का वैसा ही डंडा नाच होता है। केवल डिफरेंस इतना है कि जो गणगौर नृत्य है वो गांव में महिलाएं पूजा करते हुए करती हैं, और उसी दिन रात्रि को जब पुरुष अपने खेत पर समूह में नाच करते हैं तो हाथ में डंडा होता है, इसलिए इसे डंडा नृत्य कह देते हैं। तो ऐसे पुरुष जो है वो डंडा लेकर के नृत्य करते हैं। निमाड़ में किसानों द्वारा डंडा नाच किया जाता है, या पुरुष 20-25 का समूह बना करके डंडा नाच करते हैं, इसलिए इसे डंडा नृत्य कहा जाता है। इसके मुख्य वाद्य यंत्र वही ढोल और थाल है। ढोल और थाली, इन दोनों को बजा करके ये नाच किया जाता है। नर्तक ढोल की लय के साथ एकांत रूप से स्थिर होकर के फिर नाचता है। हाथ में एक डंडा होता है, इसलिए इसे डंडा नाच कहते हैं। बहुत विशेष बातें इसमें हमें याद नहीं रखनी है। डंडा नाच के बारे में एक बात और याद रखें, ये पुरुषों के हाथ में आपको डंडा दिखाई दे रहा होगा, तो हर एक पुरुष के हाथ में डंडा होता है। 20-25 का एक ग्रुप बनाया जाता है और रात्रि में किया जाता है। कब किया जाता है? रात्रि में। कब किया जाता है? जब गणगौर नृत्य या गणगौर माता बैठती है निमाड़ अंचल में, तो उस समय रात्रि में जो किसान होते हैं वो अपने खेत पर पानी लेने के लिए जाते हैं और वहीं पर नाचते हैं, उसे हम डंडा नाच कहते हैं। नृतक गोल घेरे में घूमते जाते हैं गति के साथ, कभी कभी बैठकर, कभी कभी लेटकर, कभी कभी डंडा हिलाते हुए नाचते हैं, और बीच बीच में एक स्पेशल प्रकार के सेंटेंस बोले जाते हैं। उन सेंटेंस को छल्ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छल्ले। और बाद में लोगों ने इसमें दोहे, संत सिंगाजी के और कबीर के दोहे बोलना शुरू किया। याद रखेंगे कि डंडा नाच में दोहे और छल्ले बोले जाते हैं। देखो, बहुत अच्छे से इमेजिन करो, 20-25 पुरुष एक घेरा बनाकर अपने खेत के, देखो छोटे छोटे खेत हैं किसानों के, किसान पानी देने के लिए नाली खोद लेता है, पानी दे देता है, पानी चल रहा है, जा रहा है खेत में, अब क्या करे, परेशान हो रहे हैं, तो 15-20 ने ग्रुप बना लिया और नाचना शुरू कर दिया। और वो नाच, क्योंकि हाथ में सबने डंडा ले रखा है, क्योंकि खेत पे अंधेरे में डंडे के बिना कैसे जाएगा, कोई कुत्ता काट ले, कोई जानवर काट ले, तो डंडा हाथ में, डंडा नाच हो गया। इसमें क्या होता है? इसमें बीच बीच में कुछ दोहे और बोले जाते हैं जिन्हें छल्ला कहा जाता है, याद रखिएगा। तो हमने निमाड़ अंचल के, हमने क्या किया? निमाड़ अंचल के जो प्रमुख नृत्य थे, निमाड़ अंचल के हमने 6 नृत्यों को कंप्लीट किया। कौन कौन से नृत्य हमें याद रखने हैं? फिर से कोट एक बार रिवाइज कर देता हूं। गण काठी, मण फेफा, क्या नाम याद रखना है? गण काठी, मण फेफा और आड़ा खड़ा डंडा। ये 6 नृत्य हमें निमाड़ अंचल में याद रखने हैं। अब देखिए, वीडियो तो बहुत बड़ा नहीं हुआ है, मुझे साथ में ही मालवा और बुंदेलखंड बघेलखंड के नृत्य भी बताने हैं, लेकिन जब मैं डिटेल सबकी एक साथ बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इस वीडियो को यहीं रोक लेते हैं। इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में आपको मालवा अंचल के जो नृत्य हैं उनकी डिटेल में प्रोवाइड कराऊंगा, साथ में बुंदेलखंड बघेलखंड को कोड बनाकर याद करेंगे। सभी को विशेष धन्यवाद। थैंक यू।